नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आप लोगों के लिए आज टिश्यू का दूसरा पार्ट, जिसके अंतर्गत हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, हमारा 2021 चला गया है, अब एक नए वर्ष की हमारी शुरुआत हो रही है 2022 की, जो आपके लिए और सभी के लिए एक अच्छा प्रेरणादायक और एक अच्छी दिशा की ओर हम लोगों को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट लाइफ के लिए तो सबसे अच्छा यही होता है कि वो अपने आप को इतना कैपेबल कर ले कि वो आने वाले ये जो 2022 है हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट साबित हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई एक अच्छी जॉब मिल जाए। आज के टाइम पे अगर कोई एक अच्छी जॉब मिल जाए तो इस टाइम पर स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं अभी एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड उपलब्ध होने लगे हैं। तो उसके लिए ये जो टॉपिक आपके चल रहे हैं, जो टिश्यू चल रहा है, इससे पहले जो आपका सेल चल गया है, तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में मिलने वाला है। तो ये टॉपिकों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, न स्किप करिएगा। इनको बहुत ध्यान तरीके से आपको देखना है, क्योंकि ये आगामी आने वाले एग्ज़ामों में आपके बहुत ही काम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें खेद है, पर अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ये जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए मैं आपको रेगुलरली वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका शेड्यूल 23 फरवरी से फिक्स हो चुका है, वो भी इस साइंस को पढ़ते जाएं। उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम आज की वीडियोज़ में कि प्लांट टिश्यू आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि एनिमल टिश्यू, आखिर टिश्यू क्या होता है। टिश्यू समान आकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो टिश्यू कहलाता है। इसके बाद हमने टिश्यू को दो भागों में बांटा था, क्या, एक प्लांट और एक एनिमल। हमने एनिमल्स को बहुत विस्तृत तरीके से पिछले वीडियोस में अध्ययन किया था, जो हमारे टिश्यू का पहला पार्ट था। अब ये जो आपका टिश्यू का सेकंड पार्ट आया है, इसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के प्लांट टिश्यू के बारे में कि आखिर प्लांट टिश्यू होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा या पता होनी चाहिए कि आखिर प्लांट टिश्यू होते क्या हैं। तो देखो, सेम है जैसा आपने जंतु तक में पढ़ा था ना, कि जंतुओं में पाए जाने वाले समान आकार प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं। समान आकार प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है वो हम क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो इसी प्रकार हम पादप की बोल सकते हैं कि पादप में समान आकार प्रकार उत्पत्ति संरचना, इस आधार पे जो आपके कोशिकाओं का जो समूह होगा वही क्या कहलाता है, आपका ऊतक कहलाता है। तो इसमें हम सीधी सी बात है, कॉमन लिख सकते हैं कि समान आकार व प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, पादप ऊतक पादप की समान आकार व प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अगर हम इसमें पादप नहीं लगाएंगे तो फिर वो ऊतक की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। अगर हम सिर्फ केवल इतना बोलें कि समान आकार व प्रकार की कोशिकाओं का समूह, तो फिर हम उसे बोलेंगे ऊतक। लेकिन अगर हमने बोला कि पादप की समान आकार व प्रकार की कोशिकाओं का समूह, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पादप ऊतक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, समूह पादप ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, यह पादप ऊतक कहलाता है। इसे अगर हम डिवाइड करें तो याद रखना, इसे हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हम इसे बोलते हैं विभाज्योतक, क्या बोलते हैं इसे, विभाज्योतक। और दूसरा हम इसे बोलते हैं स्थायी ऊतक।
क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब पादप को अध्ययन करते हैं तो पादप को सबसे पहले हम दो भागों में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? पहला विभाज्य ऊतक और दूसरा आपका होता है स्थायी ऊतक। अब आखिर ये विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक आखिर कहलाते क्या हैं? तो याद रखना, ऐसे ऊतक जो लगातार क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं या लगातार विभाजन करते हैं, तो ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? विभाज्य ऊतक। क्योंकि शब्द से ही स्पष्ट है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो विभाजित होने वाले ऊतक विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करते हैं। क्या बोल सकते हैं? जो लगातार विभाजन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके विभाज्य ऊतक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब विभाजित, तो इनके द्वारा, अब जब ये विभाजित होंगे तो इनके द्वारा वृद्धि भी की जाएगी। जब विभाजित होंगे, विभाजित होकर के अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो जब पौधों में इनकी संख्या बढ़ेगी तो पौधे का आकार और प्रकार भी बढ़ेगा। तो याद रखना, ऐसे ऊतक को वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। तो याद रखना कि ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक कहते हैं। और इन ऊतकों के अन्य नाम के अगर रूप में देखें तो इन्हें क्या बोलते हैं? वृद्धि ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? स्थायी ऊतक। तो ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं? विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। क्या है? विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे? स्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? हम स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो याद रखना, तो फिर इनका काम क्या होता है? ये तो ऐसा है कि अपने आप को खुद को विभाजित करके पौधों की वृद्धि करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? तो याद रखना, ये विशेष कार्यों के लिए होते हैं। अब विशेष कार्य क्या होते हैं? विशेष कार्यों के लिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पादप होते हैं वो केवल वृद्धि नहीं करते हैं, वृद्धि के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे कि भोजन बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। और भोजन बनाते हैं तो उसके लिए उन्हें जल चाहिए होता है, उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें हरित लवक, उन्हें सूर्य का प्रकाश, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये बाकी जब खाना बनाएंगे, खाना बनने के बाद जब वितरित होगा, तो ऐसे सभी कार्यों को करने का कार्य कौन करते हैं? आपके स्थायी ऊतक करते हैं। इसके अलावा आपको पौधे को मजबूती देना, पौधे में लचक लाना, पौधे में नॉर्मलता लाना, इन सब चीज़ों का कार्य भी कौन से करते हैं? आपके स्थायी ऊतक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विभाज्य ऊतक ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं? लगातार वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब हम बांटेंगे विभाज्य ऊतक को कि विभाज्य ऊतक आखिर होते कितने हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, ये जो विभाज्य ऊतक है, पहले हम इसी को लेते हैं। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार। पहला शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है। तो हम विभाज्य ऊतक बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दूसरा होता है आपका कौन सा? पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, ठीक है। कौन होता है? पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। कौन होते हैं? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ठीक है। तो याद रखना, जो शीर्षस्थ होता है इसे एपिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। इसे लेटरल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे लेटरल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अंतर्वेशी होता है उसे बोलते हैं
इंटर कैलोरी से क्या बोलते हैं? इंटर कैलोरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ होता है, एक होता है पार्श्वीय होता है, और एक होता है अंतर्वेशी होता है। तो इस प्रकार से हम विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटते हैं। अब आखिर ये होते क्या हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऐसे ऊतक होते हैं, ये आपके पौधे के शीर्ष में और जड़ में, ठीक है, पौधे के शीर्ष में यानी कि ऊपरी भाग में, ठीक है, तो ऊपरी भाग में और निचले भाग में ये जो पाए जाते हैं शीर्ष में, याद रखना उनके सभी के शीर्ष में। और जब शीर्ष में रह करके जो वृद्धि होती है वो कौन सी वृद्धि कहलाती है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के द्वारा इनमें क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। तो याद रखना ये शीर्ष में और वहाँ पर क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? वहाँ पे वृद्धि करते हैं। जब वहाँ पर वृद्धि करते हैं तो इनके द्वारा जो की हुई वृद्धि होती है तो वही कहलाती है किनके द्वारा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। और याद रखना इनकी जो द्वारा जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। इनके द्वारा की गई वृद्धि प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, इसी को बोलते क्या हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो पौधे की ऊंचाई में जो वृद्धि होती है और पौधे की जड़ों में जो नीचे जाके वृद्धि होते हैं उनके द्वारा जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के द्वारा वृद्धि होती है। ठीक है, पार्श्वीय क्या होती है? तो याद रखना ये जो तना होता है, तने में जो वृद्धि होती है, और तने में वृद्धि होगी तो कैसे होगी? मोटाई में वृद्धि होगी, यानी कि मोटाई में, यानी तने की जो मोटाई में जो वृद्धि होती है वो कौन से ऊतक करते हैं? आपके पार्श्वीय विभाज्य ऊतक करते हैं। ठीक है, और याद रखना इनके द्वारा जो की हुई वृद्धि होती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं या द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ या इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अंतर्वेशी कौन कहलाते हैं? तो याद रखना अंतर्वेशी ऐसे ऊतक कहलाते हैं जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? तने के पर्णवृंत में, ठीक है, तने के पर्णवृंत, इसके अलावा पत्तियों की संख्या, ठीक है, पत्तियों की संख्या आदि बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक होते हैं ये पत्तियों की संख्या बढ़ाते हैं, पत्तियों के आकार में इनका क्या रहता है? योगदान रहता है। तो उनके पर्णवृंत जो होते हैं, पर्णवृंत यानी कि जहाँ से पत्ती का जॉइंट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पत्तियों की जो संख्या होती है उसको बढ़ाने में होते हैं। इसके अलावा पत्तियों का आकार कितना है उसके द्वारा इनके द्वारा क्या होती है? पत्तियों का आकार भी निर्धारित होता है। तो याद रखना पत्तियों की संख्या, पत्तियों का आकार निर्धारण करने का कार्य कौन से ऊतक करते हैं? आपके अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं आपके विभाज्य ऊतक के प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्वेशी। ठीक है, इसके अलावा हम विभाज्य ऊतक के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तो याद रखना विभाज्य ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें कोशिका द्रव अधिक होता है। विभाज्य ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जिनके विभाज्य ऊतक में कोशिका क्या होंगी? ऊतक में क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी। तो उनमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उनके उसमें जो कोशिका द्रव होता है वो अत्यधिक होता है, और कोशिका द्रव अत्यधिक होने के कारण इनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इससे क्या बोलते हैं कि ये क्या करते हैं? लगातार विभाजन करते रहते हैं, और विभाजन करने से क्या होती है? पौधे में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, वैसे केंद्रक तो हर कोशिका में उपस्थित होता है, तो याद रखना इसमें केंद्रक तो उपस्थित होता है लेकिन इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो विभाज्य ऊतक ऐसे ऊतक जिसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो हम बोलते जा रहे हैं उसे आप लिखते जाइएगा। तो विभाज्य ऊतक ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं? जिनकी कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका द्रव अधिक पाया जाता है, जो इस कारण से ये क्या होते हैं? अति सक्रिय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या बोलेंगे? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है लेकिन इसमें वैक्यूल्स उपस्थित नहीं होते हैं।
ठीक है। क्या होते हैं इसमें? वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आप इससे पहले पढ़ चुके हो जब हमने कोशिका पढ़ाया था। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स रिक्तिकाएँ होती हैं जिसका कोशिका का 90% भाग होता है और ये पादप में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, विभाज्य ऊतक ये ऐसे ऊतक हैं जिनकी कोशिका जो पाई जाती हैं उनमें आपके वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने कभी देखा होगा कि जब पौधा रोग से ग्रस्त हो जाता है, जब पौधा रोग से ग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहले क्या ग्रस्त होता है? उसकी कोशिकाएं ग्रस्त होती हैं। तो याद रखना, इसमें पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं या ऐसे कौन सी कोशिकाओं का समूह है जो ऊतक कहलाता है, वो जो रोग से ग्रसित नहीं होता है। तो याद रखना, विभाज्य ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है या ऐसा कोई ऊतक जो कोशिकाओं का समूह होता है जो रोग से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये लगातार विभाजन करता रहता है और नई कोशिकाएं बनाता रहता है, जिससे क्या होती हैं? रोग तो अन्य कोशिकाओं में ज़रूर हो जाता है लेकिन इसमें नई कोशिकाएं बनती रहती हैं जिससे ये रोग से वंचित रह जाती हैं। इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि पादप का ऐसी कौन सी कोशिकाओं का समूह है जो रोग से ग्रसित नहीं होता है या रोग से प्रभावित नहीं होता है। तो याद रखना, विभाज्य ऊतक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? उसमें अति सक्रिय होने के कारण ये नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं जिससे ये पादप में होने वाले रोग से ग्रसित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे विभाज्य ऊतक में आपके, जो आपको जानना जरूरी है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई, ऐसे ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं और ये विशेष कार्य के लिए पौधों में उपलब्ध होते हैं, ऐसे ऊतक को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो हम इन स्थायी ऊतकों को हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो याद रखना, स्थायी ऊतक को हम सबसे पहले 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 2 भागों में। पहला सरल, इन्हें क्या बोलते हैं? सरल स्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, और इन्हें क्या बोलेंगे हम? जटिल स्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। आखिर ये क्या होते हैं? तो याद रखना, सरल स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं, तो ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, इनको अगर हम डिवाइड करें तो याद रखना, इनको हम भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है मृदूतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, क्या बोलते हैं इसे? स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ ऊतक। कौन होते हैं? दृढ़ ऊतक। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एक को मृदूतक बोलते हैं जिसे पैरेन्काइमा बोलते हैं, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं स्थूल कोण ऊतक जिन्हें कोलेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कोलेनकाइमा। तो याद रखना, इसे बोलते हैं मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा, इसे बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक का कोलेनकाइमा। ठीक है, तो
एक होता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो मृदु ऊतक जिसे बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक जिसे बोलते हैं कोलेन्काइमा, और एक होता है दृढ़ ऊतक जिसे बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के ऊतक। तो देखिए पहले हम देखते हैं मृदु ऊतक को। तो देखिए मृदु ऊतक जो होता है, मृदु ऊतक जो होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं ये देखते हैं। तो याद रखना ये जो ऊतक होते हैं ये जीवित कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। याद रखना सरल स्थायी ऊतक के जो 3 प्रकार हैं उनमें कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऊतक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस 3 प्रकार की कोशिकाओं में से जो ऊतक है उनमें से जो मृदु ऊतक हैं वो जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका लक्षण है जीवित कोशिका से ये क्या होते हैं आपके मिलकर के बने होते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है? अंतरकोशिकीय अवकाश होता है। क्या होता है? अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, ठीक है, ठीक है। अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब जैसे कि ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका है, इसके बीच में जो पाया जाने वाला अवकाश है वो क्या होता है? पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश अधिक पाया जाता है, यानी कि होता है जिसके अंतर क्या होती है? इनमें वायु भरी होती है, और वायु भरी होने के कारण ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। हल्के होते हैं तो क्या होता है? जो जलीय पादप होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो किसके कारण होते हैं ये? मृदु ऊतक के कारण। मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक ये 2 ऐसे हैं जिनमें अंतरकोशिकीय अवकाश अधिक पाया जाता है। इसके कारण पौधे में क्या होती है? वायु भरी होती है, और वायु भरी होने के कारण जो पादप होते हैं, जलीय पादप होते हैं, वो जल में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है? वायु भरी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लचीले होते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जब अंतरकोशिकीय अवकाश होगा तो ये क्या होते हैं? लचीले होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? लचीले होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें अवकाश होगा तो मुलायम होंगे। मुलायम यानी कि हवा उसमें भरी होती है, और हवा भरी होने के कारण ये क्या होंगे? लचीले होंगे। और याद रखना ये पौधों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पौधों में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? पौधों में अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इनके क्या होते हैं? आपके लक्षण होते हैं। इसके अलावा देखते हैं इनके कार्य। तो कार्य की अगर बात करें तो याद रखना इनका जो कार्य, इनके जो कार्य होते हैं उनके कार्य की अगर बात करें तो ये इनका पहला काम होता है कि भोज्य पदार्थों का ये संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, ठीक है। ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। इसके अलावा जल का संग्रह करना, जल का संग्रह, ठीक है, जल का संग्रहण करते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना भोज्य पदार्थ और जल दोनों का क्या संग्रहण करने का काम करते हैं? यही करते हैं। कौन से? मृदु ऊतक करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पदार्थ में कुछ पौधों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। पौधों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे गोंद है, रेजिन है, ठीक है, गोंद है, रेजिन है, रेनिन है, आदि पदार्थों का क्या करते हैं? ये आदि उत्सर्जी जो पदार्थ हैं आदि का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। आदि का क्या करते हैं? संग्रह करने का कार्य करते हैं। तो ये भी यानी भोज्य पदार्थ भी संग्रह करते हैं, जल का भी संग्रह करते हैं, जो उसके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भी वो संग्रह करते हैं क्योंकि इसमें अवकाश पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखना ये पौधों को क्या करते हैं? ये पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती व कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है। याद रखना ये पौधों को क्या करते हैं? मजबूती व कठोरता प्रदान करने का कार्य भी यही करते हैं।
ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों मृदुतक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला देखते हैं स्थूल कोणुता, जिसे कोलेनकाइमा बोलते हैं स्थूल कोणुता। इसमें लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, तो याद रखना, पहला ये जीवित कोशिका के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जीवित कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता इसकी भी है कि ये भी मृदुतक भी जीवित के हैं और ये भी जीवित के हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें सेल्यूलोज क्या होता है, उपस्थित होता है। तो याद रखना, ये जीवित कोशिका के बने होते हैं, इसमें सेल्यूलोज उपस्थित होता है और इन्हीं के कारण पौधों में क्या होता है, इन्हीं के कारण पौधों में क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। क्या होता है, लचीलापन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी तेज़ हवाएं आती हैं या कोई आपदाएं आती हैं तो पौधे पूरी हवा में क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तेज़ हवा में झुक जाते हैं तो आप देखते हैं कि झुकने के बाद भी पौधा नहीं टूटता है। तो पौधों को तेज़ हवा में टूटने से बचाने का कार्य जो करते हैं वो कौन करते हैं, आपके स्थूल कोणुता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश समझते हैं आप कि जो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें वायु भरी होती है, उसके कारण पौधे में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, ये बीजों, फलों, ये जो बीज होते हैं आपके, जो फल होते हैं आदि में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, आदि में उपस्थित मिलेंगे आपको। ठीक है, इन सभी में क्या होते हैं, ये आपके मिलते हैं। तो इस तरह से ये है आपका स्थूल कोणुता। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं दृढ़ ऊतक को। तो दृढ़ ऊतक क्या होते हैं, तो याद रखना, सबसे पहली विशेषता, ये मृत कोशिका के बने होते हैं। कैसे होते हैं, मृत कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये कैसे होंगे, मृत कोशिका से मिलकर के आपके बने होते हैं। दूसरा, अगर देखें तो ये जो ऊतक होते हैं सबसे मजबूत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, ये सबसे मजबूत होते हैं। तो याद रखना, जितने भी ऊतक हैं उनमें से सबसे मजबूत ऊतक आपके कौन कहते हैं, दृढ़ ऊतक। क्योंकि दृढ़ ऊतक को अगर संधिविच्छेद करेंगे तो दृढ़ यानी कठोर, और ऊतक यानी ऐसे ऊतक जो बहुत कठोर होते हैं उन्हें दृढ़ ऊतक बोलते हैं। ये मृत कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी इनकी कोशिका मृत होती हैं, ये सबसे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन, ठीक है, क्या होती है, लिग्निन की परत पाई जाती है। ठीक है, लिग्निन की परत पाई जाती है। ठीक है, और ये लिग्निन क्या है, लिग्निन एक बहुत कठोर पदार्थ है, उसकी परत पाई जाती है किसमें, दृढ़ जो ऊतक होते हैं। अब ये इस प्रकार के ऊतक क्या होते हैं, तो याद रखना, इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कठोर होते हैं, और कठोर होते हैं अगर होगा तो मुलायम होंगे, इसलिए अवकाश नहीं होता है। इस कारण से क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो याद रखना, इसमें जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या पाई जाती है, लिग्निन। तो इस प्रकार के ऊतक कहाँ पाए जाएंगे, तो याद रखना, फलों की बाहरी लेयर, बाहरी परत में, बाहरी परत, जैसे कि आपने देखा होगा बाहरी परत में आपने बादाम देखा है, कैथा देखा है, नारियल देखा है। तो नारियल का जो बाहर का खोल होता है वो क्या का बना होता है, लिग्निन का बना होता है, यानी उसमें लिग्निन पाया जाता है। नारियल है, अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है। ठीक है, तो इन सब की जो बाहरी परत होती है वो कैसे बनी होती है, आपकी लिग्निन से बनी होती है। ठीक है,
तो ये है आपका क्या, दृढ़ ऊतक, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शायद रखना यहाँ से आपकी लिग्निन परत को पूछता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है या जिसमें लिग्निन की परत पाई जाती है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, आपका दृढ़ ऊतक है। और इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो नारियल है, अखरोट है, बादाम है, मूंगफली आदि, ये जितने भी है ना, ये सबके इसमें लिग्निन की परत पाई जाती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं जटिल ऊतक। अभी तक हम किसको देख रहे थे, सरल स्थायी ऊतक, जिनको हमने 3 भागों में देखा, एक मृदु ऊतक, एक स्थूलकोण ऊतक और एक दृढ़ ऊतक। अब हम देखते हैं जटिल ऊतक को। तो याद रखना, पहले हम जटिल ऊतक के बारे में देख लेते हैं कि जटिल ऊतक आखिर होता क्या है। तो जटिल ऊतक, इसके बारे में हम आपको बता दें, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबसे पहला तो इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका अन्य वेस्कुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर। वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं संवहन ऊतक। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी ऊतक आते हैं वो सब किसी न किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। और ले जाना यानी कि एक दूसरे से परिवहन कर रहे हैं, यानी संवहन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हम संवहन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, प्रकार की कोशिकाओं से क्या होते हैं, ये आपके बने होते हैं। तो 2 या से अधिक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम जटिल ऊतक बोलते हैं। और याद रखना, ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, आपकी जटिल होती है। और जटिल संरचना होने के कारण इनका नाम होता है जटिल ऊतक। ठीक है, यानी इन्हें ही हम क्या, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। याद रखना, इनकी कोशिकाएं मृत व जीवित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो इनमें जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो जीवित हो सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपकी मृत भी हो सकती हैं। तो यानी कि दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप इनको अगर हम बांटें तो ये इस प्रकार की कोशिकाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपका कौन होता है, जाइलम होता है, और एक होता है आपका फिलोएम। ठीक है, क्या होती हैं, जाइलम, और एक होते हैं फिलोएम। ठीक है, ये होते हैं आपके जाइलम और एक होते हैं आपके फिलोएम। देखिए जाइलम क्या होते हैं, तो जाइलम को याद रखना, जाइलम ये क्या करते हैं, जल व खनिज का क्या करते हैं, खनिज लवण का संवहन करते हैं। ठीक है, ऐसे ऊतक जो जल व खनिज लवण का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। और ऐसे ऊतक जो आपके क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो फिलोएम, फा से नाम आता है फिलोएम, और फूड यानी भोजन, तो फा से फिलोएम और फा से फूड का संवहन करते हैं। ठीक है, और जा से जल और जा से जाइलम, तो ये संवहन करते हैं जल का और ये संवहन करते हैं फूड का, यानी कि भोज्य पदार्थों का। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऊतक है जो जल का संवहन करता है, कौन सा ऊतक है जो भोज्य पदार्थों का यानी कि फूड का संवहन करता है। तो आपको ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, इसके 4 घटक हैं। कितने हैं, 4 घटक हैं। अब वो 4 घटक कौन से हैं, तो याद रखना, इसमें जो 4 घटक हैं उसमें आपने सुना होगा वाहिका का नाम। ठीक है, क्या होती हैं, वाहिका, जिसे बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, वाहिका। एक इसमें वाहिका होती है। ठीक है, क्योंकि ऊतक है और ऊतक में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, घटक। तो एक है वेसल्स। ठीक है, अगर दूसरा देखें तो इसमें ट्रेसिड होते हैं। क्या, ट्रेसिड होते हैं।
ट्रेचिड्स, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं वाहिकाएं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, वाहिकाएं, ठीक है। इसके अलावा वाहिकाएं नहीं, वाहिनिकाएं, इन्हें क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं, ठीक है। तीसरा कौन होते हैं, जाइलम, इसे क्या बोलते हैं, याद रखना, इन्हें बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं जाइलम फाइबर, क्या होते हैं, जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके जाइलम दृढ़ ऊतक, इन्हें बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जाइलम मृदूतक, ठीक है। और इन्हें क्या बोलेंगे, जाइलम रेसे या तंतु, इन्हें क्या बोलते हैं, तंतु भी बोलते हैं। तो ये जाइलम रेसे या तंतु कहलाते हैं। ये होते हैं 4 भाग। तो देखिए, ये जो वेसल्स होते हैं और वाहिनिकाएं होती हैं, ट्रेचिड्स, ये जो 2 होते हैं ना, ये नली रूप संरचना देते हैं, नली रूपी संरचना देते हैं, जिससे जल क्या होता है, उन नलियों में बह करके जाता है, ठीक है। ये जाइलम मृदूतक होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये उन्हें जाने के लिए बल प्रदान करते हैं। और ये जो जाइलम रेसे या तंतु होते हैं, ये होते हैं मृत। याद रखना, इन 4 में से एक कोशिका है ये जो आपकी डेड सेल्स होती है, ठीक है। हमने ऊपर बताया था कि ये मृत और जीवित दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना, डेड सेल्स से कौन बना होता है, आपका जाइलम रेसे बने होते हैं, यानी कि जाइलम फाइबर होते हैं जो आपकी जाइलम रेसे या तंतु कहलाते हैं, ये डेड सेल से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो जाइलम की जो 4 घटक हैं, उनमें जो कठोरता और मजबूती देने का कार्य करते हैं, वो कौन करते हैं, आपके वो जाइलम फाइबर करते हैं। तो इसी प्रकार से ये चारों प्रकार की जो कोशिका हैं, वो अपना अपना कार्य, अपना अपना दायित्व निभाते हैं। इसमें अगर बात करें तो याद रखना, इसमें जो आपकी इसमें प्रकार होते हैं, तो फ्लेम, देखो सबसे पहले तो इसमें आप ये जानिए कि ये भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, आपके संवहन करते हैं, यानी पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, आपके फ्लेम करते हैं। अगर तो फिर इनके क्या होते हैं, तो इनके भी 4 घटक होते हैं। एक घटक इनका होता है शीप्स, ठीक है, शीप्स जिसको क्या बोलते हैं, शीप्स, जिनको बोलते हैं चालनी नलिकाएं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है कॉम्पेनियन, इसके अलावा कौन होते हैं, कॉम्पेनियन सेल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सहचर या साथी कोशिकाएं बोलते हैं। एक होते हैं फ्लेन पैरेन्काइमा और एक होते हैं फ्लेन फाइबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रकार लिखें शीप्स, ठीक है। शीप्स सेल्स होती हैं, यानी कि चालनी या ट्यूब्स बोल सकते हैं इन्हें, सेल्स या ट्यूब्स, ठीक है। इन्हें हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिकाएं, क्या बोलते हैं, चालनी नलिकाएं, ठीक है। दूसरी इसमें क्या होती है, कॉम्पेनियन, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल होती हैं, जिन्हें बोलते हैं साथी कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, साथी कोशिका, ठीक है। तीसरी कौन होती है आपकी, फ्लेम पैरेन्काइमा। और जो चौथा होता है वो होता है फ्लेम फाइबर, ठीक है। तो ये होते हैं इसके 4 प्रकार। अब ये क्या करते हैं, तो याद रखना, जो ये शीप सेल्स जो या ट्यूब्स होते हैं, चालनी नलिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। देखिए, आपको पता है केंद्रक जो होता है वो पूरे कोशिका का हेड होता है, वही पूरे कोशिका को मेंटेन रखता है, लेकिन इसमें तो नहीं पाया जाता है, शीप्स ट्यूब में। तो शीप्स ट्यूब में नहीं पाया जाता, तो याद रखना उसके नीचे आपका एक नाम लिखा है कॉम्पेनियन सेल्स, यानी कि साथी कोशिकाएं। तो याद रखना, इसका जो केंद्रक होता है साथी कोशिका का, ये मेंटेन करता है शीप सेल्स को। तो दोनों को कवरेज करता है इसका केंद्रक, किसका, साथी कोशिका का या सहचर कोशिका का। तो ये कार्य होता है। फ्लेम जो पैरेन्काइमा है,
ये क्या करता है, ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सहायता करता है। और फ्लेम फाइबर जो होते हैं, यानी कि फ्लेम तंतु जो होते हैं, ये क्या करते हैं, तो याद रखना ये भी आपके डेड सेल्स होती हैं। तो याद रखना ये भी आपकी डेड सेल्स होती हैं, यानी मृत कोशिका होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये कैसी होती हैं, मृत कोशिका होती हैं। फ्लेम रेसे इन्हें हिंदी में बोलेंगे। और ये कैसी होती हैं, मृत कोशिका होती हैं। तो याद रखना चाहे जाइलम फाइबर हो चाहे कि फ्लेम फाइबर हो, ये दोनों मृत होती हैं। बाकी जो 3 घटक उसके हैं और 3 घटक जो इसके हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके जीवित कोशिका से बने होते हैं। तो ये है आपका जटिल ऊतक। इस तरह से हमने दोस्तों पादप ऊतक के सभी घटकों का अध्ययन किया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आने वाले जो आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम हैं और इसके अलावा आपके जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपके पेपर में। इसलिए इसे आपको नोट्स बनाना है, इसे आपको कंप्लीट करना है, और ये ताकि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें काम या कारगर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। हम अगली वीडियो में कोई अगला टॉपिक्स लेकर आएंगे। इस तरह से हमने आज टिश्यू को पूरा कंप्लीट कर दिया 2 वीडियो में। तो इसी तरह से आप साइंस को पढ़ते रहिए, बायोलॉजी को अपने, और हर कोई नोट्स बनाते जाए और उसको एक सीरियल बाय सीरियल कंप्लीट करते जाइए। आप लोग बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसको धीरे धीरे करके आप डेली रूटीन में रखते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए। मैं वादा करता हूँ आपकी बायोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें आप अपने आप को मजबूत करते रहिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।